और उनका निर्णय अंतिम हो जाता था। ठीक बात है। अब यहां एक इस ढंग की परिवार के बीच में स्थिति पैदा हो गई समाजवादी परिवार में कि यहां पर फ्रेंचाइजी सिस्टम लागू हो गया उत्तर प्रदेश में। फ्रेंचाइजी सिस्टम मींस उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इलाका टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया अघोषित व्यवस्था के तहत, और हर आदमी के नाम पट्टा हो गया। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस समाजवादी व्यवस्था के जो सरकार में है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं बड़े, उन सबके हाथ में कुछ ना कुछ बांट दिया गया। जैसे पुराने समय में राजाओं के समय में होता था कि भाई 5 गांव की मालगुजारी आप लेंगे और 20 गांव की फलान लेंगे, वैसी व्यवस्था हो गई। अब जब वैसी व्यवस्था हो गई कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले शरद प्रधान देखेंगे और पूर्वांचल के ये 10 जिले शबनम पांडे देखेंगी, तो यही मुख्यमंत्री है वहां, फिर मान लो, है ना, फिर यही फैसला करेंगे। फिर वहां कोई फाइल और लिखा पढ़ी वो सब रस्मी तौर पर है। ये प्रयोग पहली बार मैंने देखा। एक तो ये प्रयोग मैंने राजनीति में देखा जब राहुल के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ। हाँ। तब राहुल गांधी ने चुनाव में फ्रेंचाइजी सिस्टम लागू किया। नया इनोवेशन था वो कि भाई पप्पू यादव को 10 जिले, फला को, शाहबुद्दीन को 5 जिले, इस ढंग से, है ना। वो प्रयोग असफल हुआ। ये सत्ता में फ्रेंचाइजी में देख रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में शरद प्रधान मेरी बात से सहमत होंगे, उत्तर प्रदेश में सरकारें केवल वही ठीक चली जिनमें एक छत्र मुख्यमंत्री रहा। कल्याण सिंह उसका उदाहरण है। और मायावती के कुछ चैप्टर छोड़ दे उनकी किताब के तो मायावती की हनक गूंजती थी। ठीक बात है, हनक गूंजती थी। ठीक बात। कोई मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट मायावती की इच्छा से बड़ा नहीं था। प्रधान साहब गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल कोई भी नहीं, चाहे वो नवनीत सहगल हो, नेतराम हो, श्रीकृष्ण हो, पीएल पूनिया हो, कोई हो, मायावती ने जो कहा तो लगता था कि हाँ ये जनता की मुख्यमंत्री है। इसकी बात, और जनता ने अगर अखिलेश यादव पर वोट दिया, जनता की है कि नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री है। अगर जनता ने शशांक शेखर सिंह जी को छोड़ करके नहीं, सूर्य प्रताप जी, मैंने शशांक शेखर को भी देखा। अब आपने नाम ले दिया, वरना मैं नाम लेके टिप्पणी उचित नहीं मानता। मैंने सबको देखा, जितने बड़े बड़े पराक्रमी महापराक्रमी है, मायावती की इच्छा के ऊपर कोई नहीं चला। कुछ अधिकारियों के नाम लिए थे, इसलिए मैंने एक नाम नहीं, हाँ, तो मैंने उनको भी जोड़ दिया, शशांक को भी जोड़ दिया। मायावती की भ्रकुटी का सामना करने का साहस न किसी नेता में था और न किसी ब्यूरोक्रेट में था। रामाश्री कुशवाहा जी हमारे साथ है। कुशवाहा जी, आपको, कुशवाहा जी, आपको कौन सी रियासत मिली? ये भी डिक्टेटरशिप हो गया। नहीं, मैं इसमें एक बात मैं कह दूं, अतुल, एक बात कह दूं, फिर रामाश्री जी के पास जाएंगे। डिक्टेटरशिप में मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि है, मुख्य है, तो मुख्यमंत्री का इकबाल अगर नहीं दिखेगा तो मान लीजिए सत्ता अनियंत्रित घोड़े की तरह भागेगी। जी प्रधान साहब, जी अमिताभ जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं, लेकिन देखिए इकबाल होना अलग चीज है। इकबाल से सरकार चलती है, लेकिन डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कुछ अध्याय छोड़ दें कि वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। शरद जी, मैंने कमेटी की लोकतांत्रिक नहीं थी। शरद जी, मैंने यही कहा कि मायावती के जीवन के कुछ चैप्टर छोड़ दें उनकी किताब के तो। और दूसरी बात, इस अति लोकतंत्र में क्या होता है, इस अति लोकतांत्रिकरण में यह व्यवस्था होती है कि हर आदमी अलग दिशा में भागता है। जी, ब्यूरोक्रेसी एक कमांड सिस्टम के तहत नहीं चलेगी तो फंक्शन नहीं करेगी। मैंने चंद्रबाबू को देखा, मैंने नीतीश को देखा, मैंने नरेंद्र मोदी को देखा। सिंगल हैंडेड होनी चाहिए। आपको कौन सी रियासत मिली भाई? कितने जिले मिले आपको? कहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, अमिताभ जी की शैली बहुत प्यारी है, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। अरे भाई साहब, आप बहुत प्यारे हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जी की शैली बड़ी शानदार है। शायद मीडिया में इतना अच्छा बोलने वाले इंसान कम हो। धन्यवाद, इनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन इस समय जो इन्होंने बात किया है कि फ्रेंचाइजी हो गए हैं, फ्रेंचाइजी नहीं है अमिताभ जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज है और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है। सलाह जरूर हम लोग दे देते हैं, या जो भी माननीय नेताजी हैं और अन्य जिनकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, तो एडवाइस देना तो जरूरी है।
और पिछली सरकार में तो आदमी कोई सलाह भी नहीं दे पाता था। और प्रशासनिक जितना ढांचा है वो सब सेंट्रलाइज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ही सारा कार्य देख रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि साहब अलर्ट जारी करना जरूरी है। अतुल, मैं इसमें एक बात कहूंगा, राम आश्रय जी का पहले तो आभार। हमारे मित्र है, हमारे भाई है, उन्होंने इतनी प्यार भरी टिप्पणी की। लेकिन एक बात मैं यहां कहूंगा, मुख्यमंत्री जी अगर सारा काम देख रहे हैं, उनके नियंत्रण में हो रहा, बहुत बहुत बधाई। ऐसा ही होना चाहिए था, जनता ने इसीलिए उनको नेता चुना। एक बात, लेकिन वो जो परसेप्शन है उत्तर प्रदेश की, गली गली, गांव गांव, खेत खेत, जिला जिला, चौराहे चौराहे, ये इसका तैनाती इसने कराई, इसकी तैनाती ये उसके कोटे में है, रामपुर की सरकार कोई, प्रतापगढ़ की सरकार कोई। ये परसेप्शन खत्म होना चाहिए। सरकार अखिलेश यादव की होनी चाहिए, सरकार समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए। जी कुशवाहा जी, सरकार उस चेहरे की होना चाहिए जो 225 विधायक जिता के लाया। कोई भी राजनीतिक पार्टी बहुत बड़ी होती है और कोई भी मुख्यमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। जैसा आपको बताया है कि कैबिनेट के लोग और संगठन के वरिष्ठ लोग सुझाव देते हैं और वही बात वो अमिताभ जी भी कह रहे हैं। मैं उनकी बात को बिल्कुल पालन करते हुए इस बात को रख रहा हूँ कि सुझाव हम लोग देते हैं कि कौन अधिकारी अच्छा है और वो सुझाव का वो माननीय मुख्यमंत्री जी पालन करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राम आश्रय कुशवाहा जी, समाचार पर से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शाही साहब, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, जिस तरह से जब त्योहार आते हैं, कोई फेस्टिव सीजन आता है, तो आईबी की तरफ से सरकारों को अलर्ट जारी होती है। राम आश्रय कुशवाहा साहब कहते हैं कि सब कुछ काबू में है, लेकिन अधिकारियों को चाबुक लगाने के लिए इस तरह की अलर्ट जारी हो रही हैं। तो क्या सरकार अधिकारियों के लिए सिर्फ रस्म अदायगी करने के लिए ये चिट्ठीबाजी हो रही है? मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, क्या केवल ये दिखाने के लिए है? खाने के दांत कुछ और हैं? नहीं, ये बात 8 महीने के अनुभव के बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये बात समझ में आई है कि उनकी सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल रही है और उनके प्रशासनिक अधिकारी उनके काबू में नहीं है और वे उनके निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस समय यह निर्देश देने की आवश्यकता हुई है। और जब कोई बैठक होती है कानून व्यवस्था की, तो कुछ न कुछ मैसेज दिया जाना चाहिए। इस नाते भी वो शासनादेश गया है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि सरकार के कई पावरफुल हो गए और जैसा उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी बटी हुई है। इस सरकार के कई मुख्यमंत्री हैं और दरअसल ये सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है, ये अंकल लोगों की सरकार चल रही है और इसकी वजह से अलग अलग अंकल, अब रामाश्रय जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद मदमस्त और पागल हाथी करार दे रहे हैं आजम खान साहब कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मदमस्त हाथी हो गए हैं और पागल हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से यह लगता है कि मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को भी इस बात की अनुभूति हो रही है कि यह प्रशासन जो है वो बेकाबू हो गया है। और इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रशासनिक मुखिया उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव की बैठकों में भी यदि अधिकारी जाने में आनाकानी करें और अवहेलना करें और वो न जाए, तो इससे बड़ा दुखद पक्ष कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और ये भी एक छोटी सी कई टिप्पणी मैं करूंगा। एक आदर्श स्थिति समझनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल उदाहरण दूंगा अखिलेश जी की स्थिति के अनुरूप। अखिलेश जी उससे बेहतर है। इंदिरा जी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो पंडित नेहरू जिंदा नहीं थे, वो उनकी बेटी थी, लेकिन पिता जिंदा नहीं था। यहां मुलायम सिंह जी सक्रिय राजनीति में हैं। इंदिरा जी ने जो सबसे पहला काम किया, और अगर वो काम इंदिरा जी नहीं करती तो शायद इंदिरा जी इस देश के इतिहास में दर्ज नहीं होती, एक सामान्य प्रधानमंत्री बन के रह जाती। वो असामान्य प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए हो पाए, उन्होंने ये देखा कि नहीं, पार्टी में जिन लोगों को हिंदू बोलने की इच्छा है, अभी भी मुझे पहले तो उनको वानप्रस्थ भेजो, उनसे कहो भाई हज करके आओ आप। चाचा अब आप हज पे जाओ, आपकी जरूरत नहीं, चलो। और जितने ब्यूरोक्रेट थे जो हिंदू बोलते थे और कहते थे बिटिया वो नेहरू जी ऐसा बोलते थे और हमने तुम्हें गोद में खिलाया, ऐसे सारे अंकलों को उन्होंने कहा कि इनको भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दो। लेकिन वहां पे लोग बहुत थे, यहाँ पे लोग नहीं है, ये समझना पड़ेगा। मैं बात तब इंदिरा जी शासन कर पाई, तब शासन कर पाई। और अगर वो हिंदू के चक्कर में पड़ी रहती तो वो हिंदू ही होकर खत्म हो जाती, इतिहास में दर्ज नहीं होती। अमिताभ जी, यहाँ पर तो टीपू का चक्कर है ना,
लेकिन टीपू सुल्तान कब बन पाए? जब चाचाओं के चक्रव्यूह से आजादी मिले। लेकिन चाचा अगर अखिलेश जी टीपू सुल्तान बनके चाचाओं को किनारे करते हैं तो फिर सिपा सलार कौन? अतुल मैं इन नामों पर नहीं जाऊंगा, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक प्रसंग जरूर छोटा सा कहूंगा, उससे शायद दर्शक समझ पाएंगे। अकबर जब 13 वर्ष का था तो हिंदुस्तान का शहंशाह हो गया। बैरम खां ने उसको पाला। बैरम खां ऑन बिहाफ ऑफ अकबर शासन चलाते थे। ठीक है, इतिहास देखिए। जब 21 वर्ष का अकबर हो गया, उसने देखा कि नहीं, अब शहंशाह का इकबाल नहीं बन रहा दरबार में, पैरेलल सत्ता केंद्र बैरम खां है। तो उसने कहा चचा आप हज पे जाइए, ठीक है, अब शासन चला लूंगा। बैरम खां ने भी समझ लिया और अकबर ने भी उनको समझा दिया जी। तब अकबर द ग्रेट की श्रेणी में आए जी, और बैरम खां की छाया में रहते जी तो बोनसाई हो जाते जी। शबनम पांडे जी, जिस समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस समस्या का हल आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार में सच में तालमेल नहीं है कार्यपालिका के साथ, चाहे वो आजम खान जी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मैं हल की तरफ बात कर, प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, मैं सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, हल तो यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही कठोर होके और अपने जो उनके सहयोगी हैं उन पे एक लगाम कसना होगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और नौकरशाही को भी समझना पड़ेगा, उनके कार्यप्रणाली को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो उन्हें सजा देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन देना, उन्हें उपहार देना सबका अधिकार है। प्रधान साहब जी, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन क्या है? हिटलरशाही करके हम उसको नहीं ये कर सकते हैं। मैडम शबनम, ठीक है। शरद जी, हाँ, मुझे सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। स्टिक एंड कैरेट अप्रोच तो अपनानी चाहिए, लेकिन कहां किसको कितनी स्टिक मारी जाए और कितनी कैरेट दी जाए, दिक्कत यहां पर है। मैं देखता हूं कोई सिर्फ कैरेट खा रहा है और कोई सिर्फ स्टिक खा रहा है। देखिए, ऐसा है, सोल्यूशन है मुलायम सिंह यादव के पास। हाँ। अगर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को चाहते हैं कि सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बने, हाँ। उसका इकबाल कायम हो, हाँ। तो उनको अपनी जो पकड़ है हर डे टू डे वर्किंग में, हाँ। ठीक है, वो जनरल पॉलिसी मेकिंग में रहें, हाँ। समझाएं, बताएं, गाइड करें, हाँ। लेकिन बाधा ना बने, हाँ। और साथ ही साथ जो मुलायम सिंह के जो पुराने सहयोगी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी वो इज्जत करते हैं, अखिलेश यादव, और इज्जत के नाते वो उनकी खिलाफत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को या तो वो वानप्रस्थ जैसा या हज में भेज दें, थोड़े दिनों के लिए आराम करने दें, सरकार में यंगर लोगों को लें, और लेकिन एक चीज उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ये तय करके चले कि मुझे कुछ करना है, इस प्रदेश की जो नाकामियां हैं, जो गंदगी है, उसे दूर करना है। जब तक ये नहीं होगा, अंदर से इनमें ये एक अर्ज नहीं जागृत होगी, ठीक है, और मुलायम सिंह यादव उन्हें एक खुली छूट नहीं देंगे, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। जी शाही साहब, कोई सोल्यूशन 30 सेकेंड्स में? देखिए, नेताजी को अखिलेश यादव जी के लिए खुली छूट देना चाहिए कि वो फैसले खुद करें, और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए इस बात का कि वो सुझाव सबसे लें, परामर्श करें, लेकिन फैसले वो स्वयं लें, और विभिन्न विभागों के अलग अलग जो सरकार चल रहे हैं उन सरकारों को नियंत्रित करें और फैसला उनका होना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी। अमिताभ जी, क्या ये मूल मंत्र होना चाहिए? नहीं, मैं इस जो शरद भाई ने कहा या जो शाही जी कह रहे हैं, मैं इसी में एक बात भारतीय परंपरा की कहूंगा जी, वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। राजा जब सबसे बड़े बेटे को राजपाट सौंपता था तो राज तिलक वाले दिन तक ही रहता था महल में, उसके बाद वानप्रस्थ में चला जाता था जी, क्योंकि राजा की उपस्थिति बेटे को कभी युवराज से सम्राट में तब्दील होने नहीं दी। ठीक है, ये मान लीजिए, इतिहास हमें बताता है। अशोक से, चंद्रगुप्त से शुरू कीजिए और नीचे तक आ जाइए। ठीक है, राजा की उपस्थिति युवराज को राजा में तब्दील नहीं होने देती, और राजा का औरा केवल एक का हो सकता है, दो लोग राजा नहीं हो सकते। मैं इस बात के, चाहे मुझे लोग ये कहें कि आप में डिक्टेटरशिप की वो आता है, एक इन्फ्लुएंस आता है, फिर भी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मुख्यमंत्री एक हो सकता है, सत्ता का केंद्र एक हो सकता है, वो पार्टी का अध्यक्ष हो, वो घर का मुखिया हो, वो कंपनी का सीईओ हो, वो चैनल का संपादक हो, कोई हो जी,
सुझाव सबके स्वागत है। मुझे याद है एक बार काशीराम जी में था, उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त कर लिए, बड़े प्रसिद्ध पुराने नेता थे चरणजीत सिंह जी के समय के। तो उन्होंने कहा यहाँ दफ्तर बनवा दो मेरा पार्टी ऑफिस में। काशीराम जी ने मुझसे कहा ये कह रहे दफ्तर बनवा दो, दफ्तर की क्या जरूरत, इनको मुझे सुझाव देना है, ये देश भर में घूमे, जहां सुझाव अच्छा लगे एक चिट्ठी लिख के डाल दे, मैं देख लूंगा सुझाव। सुझाव के लिए दफ्तर की क्या जरूरत। ये भी एक तरीका